आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी बड़े जोरों शोरों से शुरू कर दिए होंगे। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो चैट बॉक्स में मेरे साथी जो हैं टाइप कर दें। नमस्कार, जय जगन्नाथ बोल रहे हैं आद्याशा प्रियदर्शनी जी। मेरी आवाज़ पहुंच रही है आद्याशा जी? और ये सर पहुंच रहे सर। पहुंच रही है? जी वाह, सर। ये बात है। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, सब जय जगन्नाथ बोल रहे हैं और नमस्ते कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो वैसे तो आप छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। सफलता पाने का पंचसूत्र है। पंचसूत्र का आप पालन करिएगा, सफलता आपकी सुनिश्चित होगी। और वो पंचसूत्र है पढ़ना, लिखना, समझना, दोहराना और अभ्यास करना। तो ये पंचसूत्र है। अगर इसको आप पालन करेंगे तो आपका सफलता के साथ लिंकेज हो जाएगा, रिवॉल्विंग फंड का लिंकेज मिलेगा, फिर आपको सफलता का भी लिंकेज मिलेगा। साधारण सा सूत्र है, पढ़ना, लिखना, समझना, दोहराना और अभ्यास करना। अभ्यास करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एग्जामिनेशन के दिन सवालों का सामना करना है। इसलिए आप देखे होंगे मेरे सेशंस में ये प्रयास रहता है कि पढ़ाने के बाद कुछ सवाल के रूप में आपको जो है उसमें डिस्कशन करता हूँ। तो आज का सेशन इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस सेशन से किसी भी एग्जामिनेशन में एक सवाल जरूर आते हैं। मैं तो बोलता हूँ दो सवाल आएंगे। और कौन से दो सवाल होंगे वो आपको सेशन के दौरान पता चल जाएगा। सुधीर जी, राधे राधे। हेलो, नमस्कार सर। राधे राधे सर। वाह, बहुत बढ़िया। तो अच्छा लग रहा है आप पढ़ने के लिए आ जाते हैं रात को जी इतना। जी जी सर, जी सर, सारे नींद सेशन मैंने बैक सेशन सर सारे देख लिए सारे आपके। देख लिए? जी सर। जी अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे ही टाइम निकालना पड़ेगा। आप बताओ, नहीं तो ये सुधीर को सुबह देखो, सुबह कहाँ मिलता है 7 बजे के बाद। तो ये बाइक में हेलमेट लगा के या कार में बैठ के ऑफिस चला जाता है। और ऑफिस जाने के बाद, है ना, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है ना। और हमने बहुत लोगों से लोन बांटने का वादा किया है। और वहाँ जाने के बाद पता चला लोन भी नहीं बांट पाए। और एनपीए खातों को जो है हमारे मैनेजर ने वसूली के लिए साझा किया है। तो बताओ क्या ही करेंगे, हैं? वैसे आनंद लेना है। जो टास्क मिलता है ना सुधीर जी, जब बैंक में जाते हैं टास्क मिलता है तो उसका आनंद लेना है। लेकिन वो आनंद तब और अच्छा हो जाता है जब आपको थोड़ा ज्ञान चक्षु रहते हैं ना, जो समझ सकती होता है किसी पॉलिसी का अगर आ जाएगा। वैसे जो साथी हमारे साथ 1 साल या 1 साल से ऊपर पढ़ लेते हैं उनमें जो है एक बेहतरीन थोड़ा पॉलिसी को समझने की शक्ति आ जाती है। ठीक उसी तरह आज एक पॉलिसी को समझेंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है सुधीर जी? जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए मैं साझा करता हूँ, आप हमारे साथ बने रहिए। फिर हम आपसे चर्चा भी करेंगे क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए, अब जो है हेलो 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 हेलो। तो आज के सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है अनक्लेम डिपॉजिट पॉलिसी। और ये प्रमोशन एग्जाम के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय रिजर्व बैंक का एक मास्टर डायरेक्शन है जिसको हम लोग को पढ़ना होता है। और इस मास्टर डायरेक्शन में एक सवाल या दो सवाल जो हैं हर एग्जामिनेशन में आते हैं। तो सभी साथियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सुधीर जी जरा बता देंगे, पीपीटी आपको दिख रहा है, सब चीज़ ठीक है जी पीपीटी? सर। जी सर, पीपीटी दिख रहा है सर, वीडियो भी आपका दिख रहा है सर। वीडियो भी दिख रहा है। थोड़ा सा जी सर। जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस आए हैं जिसकी वजह से पूरा कंट्रोल मेरे पास अभी नहीं है। लेकिन हम लोग जो है इसको कोशिश करेंगे कि जो है ठीक हो जाए। अभी चल रहा है, मैं फिर भी आप लोग बात करते रहते हैं तो मुझे पता चल जाता है। तो अनक्लेम डिपॉजिट पॉलिसी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बैंक का काम अंडर सेक्शन 5B या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में एक इम्पॉर्टेंट रोल है
कि हम ग्राहकों से जमा स्वीकार करते हैं और उसी स्वीकार किए गए जो जमा है उसको हम लोग लोन के रूप में डिप्लॉय करते हैं, साथ ही साथ ग्राहक सेवा प्रदान करते हैं और अनुषंगी सहायक सेवाओं को विस्तारित करते हैं। ये हमारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 5B या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में इसका डेफिनेशन है। ग्राहकों से जमा स्वीकार करना और उस स्वीकार किए गए जमा को लोन के रूप में डिप्लॉय करना और ग्राहक सेवा प्रदान करना, और ग्राहक जब भी मांगने आए तो आप उसको जो है उसकी राशि प्रदान करना, ये बेसिक रूल है। अब इसमें एक चीज आता है, बैंक का रोल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि बैंक का काम ही है कि जहां पर सरप्लस पैसा है वहां से डिपॉजिट को बैंक में लाना और जहां पर जरूरतमंद है वहां पर वो पैसे को पहुंचाना। तो आप देखिए, आपके सिस्टम का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल है कि यहाँ ट्रस्ट है। बराबर है सुधीर जी, ट्रस्ट है। लोग जो है पैसा रखते हैं तो एक भरोसे के साथ कि मैं जब तक जिंदा हूं मेरा पैसा किसी और को नहीं देंगे, मेरे आदेशानुसार ही पैसा देगा बैंक। एक बहुत बड़ा ट्रस्ट। और दूसरा ट्रस्ट ये है कि अगर मुझे कुछ हो गया, मेरा डेथ हो गया या मैं कुछ हो गया, तो बैंक जो है वो पैसा मेरे लीगल हेयर्स को, या मैंने जिसको डायरेक्शन दिया है, मैंने जिसको नॉमिनेशन किया है, मेरे लीगल हेयर को, या जो इस राशि जो मेरे बाद मेरा लीगल हेयर होगा वहां तक जरूर पहुंचा देगा। ये एक बड़ा जो है दायित्व है बैंक के पास। आप यकीन मानिए, आप छोटी बात समझ सकते हैं लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण बात है कि एक ग्राहक को आपने ऑनबोर्ड किया बैंक में और उसके डिपॉजिट को लिया, तो जब तक जिंदा है उसके अनुदेशों के अनुसार उसका विड्रॉल होगा, उसके खाते का संचालन होगा। लेकिन उसके मृत्यु के बाद भी वो यह कह के जाता है कि बैंक है तो ये ट्रस्ट है, ट्रस्टेड इंडस्ट्री है। यहाँ से जो पैसा है, मेरा जो बचत राशि है, मेरा जो एफडी की राशि है जो बैंक में है, वो पैसा जो है मेरे लीगल हेयर तक पहुंच जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात आप समझ गए। इसीलिए ये पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरबीआई कहता है कि अगर कोई खाता खुला है बैंक में और वो ऑपरेटिव है तो कोई बात नहीं, लेकिन इनऑपरेटिव है तो बैंक को सचेत हो जाना चाहिए। अगर डोरमेंट है तो बैंक को सचेत हो जाना चाहिए, और अगर कोई अनक्लेम्ड हो गया, मतलब उसका दावा ही दायर नहीं कर रहा है, तो बैंक को और सचेत हो जाना चाहिए। तो इनऑपरेटिव और अनक्लेम्ड को बहुत बारीकी से देखता है और आरबीआई कहता है 10 साल तक बैंक अपने पास रख सकता है, उसके ऊपर की बात हुई तो बैंक नहीं रखेगा। आप वो पैसा को जो है आरबीआई को दे दीजिए, जब क्लेमेंट मांगेगा तो आप मुझे क्लेम करना, मैं पैसा दूंगा। ये पॉलिसी का एक सारांश है। आगे डिटेल से हम पढ़ते हैं। पहला जो इसका महत्वपूर्ण भाग है कि डेफिनेशन है, वो इनऑपरेटिव अकाउंट। तो इनऑपरेटिव अकाउंट्स के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई खाते में ग्राहक के द्वारा इंड्यूस ट्रांजैक्शन 2 साल तक नहीं किया जाता है तो उस खाते को इनऑपरेटिव खाते में वर्गीकृत किया जाता है या कैटेगराइज किया जाता है। तो ये जो है आप सबसे ज्यादा पॉपुलर सीरीज का सवाल, आप एग्री करते हो? हमारे सुधीर कंबोज जी हैं यहाँ पर। सुधीर जी, जी सर, जी सर। आप देखें जी सर। ये वाला सवाल कितने बार आता है ना? जी सर, पॉपुलर सीरीज का सवाल है सर, पॉपुलर कस्टोडियन। सीरीज का सवाल है। मैं तो बोलता हूँ ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है सुधीर जी, अभी चाहे सेंट्रल बैंक का हो, पंजाब नेशनल बैंक का हो, स्टेट बैंक का हो, अभी ये सवाल बार बार पूछता है। उसके पीछे की वजह बताओ। हमारा सुधीर छोटा भाई है, अभी बताएगा। ये जानता है उसके पीछे का वजह क्या है। अनक्लेम डिपॉजिट सर बढ़ता जा रहा है बैंकों में ना, इसी करके आरबीआई इसके लिए ज्यादा चिंतित है। जी। बहुत बढ़िया। तो आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। अनक्लेम्ड डिपॉजिट या इनऑपरेटिव जो अकाउंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और सरकार की ये मंशा, उनको खाता इसलिए नहीं खोले हैं सुधीर जी कि वो इनऑपरेटिव हो जाए। हम उनको एक्टिव रखने के लिए, इकोनॉमी के पहिया, चलता हुआ इंजन बनने के लिए यहाँ पर किए हैं। और इनऑपरेटिव अकाउंट की एक उदाहरण बता रहा हूँ। अभी आरबीआई के पास जो बैंकों के द्वारा पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है ना इन अनक्लेम डिपॉजिट में, वो पैसा है लगभग 48,000 करोड़। कितना सुधीर? 48,000 करोड़ जी अब सर। बताओ कितना पैसा है उनके पास। तो आरबीआई के पास 48,000 करोड़ है, और वो पैसा किसका है बताओ, किसका है सुधीर? जी सर, पब्लिक आम का है। लोग हैं। जी सर, पब्लिक है। पब्लिक का है। और पब्लिक का पैसा आरबीआई के पास है। तो आरबीआई या भारत सरकार जो लीडरशिप है वो चाहते हैं कि वो पैसा जो है ग्राहक को पास चला जाए, ग्राहक के पास चला जाए। इसीलिए बैंकों को जागरूक करने के उद्देश्य से, या जो अधिकारी कर्मचारी प्रमोशन लेते हैं
उनको सेंसिटाइज करने के लिए सवाल पूछता है। इन ऑपरेटिव अकाउंट्स का डेफिनेशन जो है आप लोग जानते हैं, फिर भी आपको ये ध्यान रखना है, कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन। आजकल नए नए तौर तरीके अपनाता है आईबीपीएस। 2 साल 2 साल सारे ऑप्शन में रहेंगे, लेकिन एक ऑप्शन में रहेगा कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन, तो वो वही लिखना है। ठीक है सुधीर? अब ऐसे जी आसान सा नहीं आएगा, क्लरिकल टू ऑफिसर में सीधा सीधा आ जाएगा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल रहेगा। लेकिन स्केल 1 से 2, 2 से 3 में क्या आएगा? सारे ऑप्शन में 2 साल तक रहेंगे, लेकिन उसमें कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन को सेलेक्ट करना है। तो इनऑपरेटिव अकाउंट ऐसे अकाउंट है जिनमें 2 साल तक अगर कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन नहीं होता है तो वो इनऑपरेटिव कैटेगरी में वर्गीकृत हो जाएंगे। इनऑपरेटिव के लिए सुधीर यहाँ आरबीआई कहता है कि जैसे ही 1 साल तक अगर ऑपरेट नहीं करता है ग्राहक, तो आपके ब्रांच हेड या ब्रांच ऑफिशियल को चाहिए कि ग्राहक तक कांटेक्ट करे और उसको ऑपरेट करने के लिए प्रयास करे। ये भी सवाल पूछा गया है हायर स्केल में कि बैंक के पॉलिसी के अनुसार जो है ग्राहक से कब संपर्क बढ़ा देना चाहिए। वो है 1 साल तक अगर लेन देन नहीं करता है तो ग्राहक से संपर्क बढ़ा देना चाहिए। क्यों बढ़ा देना चाहिए सुधीर? ये भी हो सकता है उसकी डेथ हो गई हो, है ना, जी सर। जी सर। या कहीं गुम हो गया हो, तो आप क्या करोगे? नॉमिनी को ढूंढोगे, क्लेमेंट को ढूंढोगे। इसीलिए आपकी एक जवाबदेही तो है। कोई व्यक्ति आप अनबोर्ड किए हो, उसका पैसा रखा है, तो आप अपनी लाइबिलिटी या जवाबदेही से नहीं भाग सकते। दूसरा महत्वपूर्ण भाग है अनक्लेम डिपॉजिट। अनक्लेम डिपॉजिट जो है, अगर किसी खाते में 10 सालों तक कोई भी लेन देन नहीं होता है तो उसे अनक्लेम डिपॉजिट कहते हैं। अगर किसी खाते में ना ही कोई जमा, ना ही कोई निकासी, ना ही कोई कस्टमर इंड्यूस ऑपरेशन होता नहीं होता है तो उसे अनक्लेम डिपॉजिट कहते हैं। मतलब अब इसे कोई मांग नहीं रहा है, दावा नहीं कर रहा है, तो ऐसे खातों को जो है एक फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उस फंड का नाम क्या है? डेप फंड है, जिसको बोलते हैं डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। और ये उसको कौन मेंटेन करता है सुधीर? डेप फंड को कौन मेंटेन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर, आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी सर। तो UDRN ये एक अकाउंट्स है, जहां पर ये सेंट्रल ऑफिस में या हेड ऑफिस में ये अकाउंट होता है। UDRN यूनिक आईडी फॉर डेफ फंड अकाउंट्स होता है। UDRN यहाँ पर ये सारे फंड एकत्रित होते हैं, और इसका नोडल जो हेड ऑफिस अकाउंट है वहाँ से आरबीआई को रेमिट होता है, और ये मंथली बेसिस पर रेमिट होता है। तो यहाँ पर इस स्क्रीन में से दो चीज़ें जो पढ़े हैं दोनों इंपॉर्टेंट हैं, और अनक्लेम डिपॉजिट वाला सवाल भी हर एग्जामिनेशन में आता है। बराबर है सुधीर? सुधीर जी देखा सर। होगा, है ना, रिकॉल क्वेश्चन में। जी सर। अनक्लेम डिपॉजिट। अच्छा, इनऑपरेटिव अकाउंट कौन कौन से होते हैं सुधीर बताओ? इनऑपरेटिव अकाउंट कौन कौन से हो सकते हैं? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी अकाउंट, आरडी अकाउंट, कौन सा इनऑपरेटिव होता है? सेविंग अकाउंट और करंट सेविंग अकाउंट। सेविंग। जी सर। हाँ, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट इनऑपरेटिव होता है। लेकिन अनक्लेम डिपॉजिट जो है सारे अकाउंट हो जाएंगे। अनक्लेम डिपॉजिट में सेविंग भी हो सकता है, सीडी भी हो सकता है, आरडी भी हो सकता है, एफडी भी हो सकता है। तो सेविंग और करंट में तो हम जानते हैं कि अगर लगातार 10 सालों तक ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है तो अनक्लेम्ड होगा। लेकिन आरडी में कब अनक्लेम्ड होगा? ये आरडी जब मैच्योर हो जाता है, ओवर ड्यू हो जाएगा, उसके बाद मैच्योर होने के बाद पैसा लेने नहीं आता है ग्राहक, तब वहां से लेके 10 साल तक वो अनक्लेम होगा। ठीक उसी तरह फिक्स डिपॉजिट रिसीट अगर मैच्योर हो गया और ओवर ड्यू हो गया, तो फिर उसके बाद 10 साल तक ओवर ड्यू हो गया तो ये अनक्लेम डिपॉजिट में आइडेंटिफाई हो जाएगा, आरबीआई को चला जाएगा। सर अगर सर उसने एसटीडी अगर उसने यस, हाँ क्या बोल रहे सर हैं? सर करें एसटीडीआर जो है, अगर जैसे कि हम माने एक साल के लिए उसको बनाते हैं, तो हाँ 1 साल बाद वो मेच्योर हो जाता है, तो वो अपने आप सिस्टम उसको आगे बढ़ा देता है सर नेक्स्ट ईयर के लिए। हाँ, तो ऑटो तो रिन्यूअल फिर वो होता है ना। अनक्लेम्ड। हाँ हाँ, तो फिर अनक्लेम्ड कैसे होगा सर? ऑटो रिन्यूअल हो गया तो अनक्लेम नहीं होगा, क्योंकि उसने, तो वो ग्राहक ने ये वो अनुदेश दिया है आपको, ये डायरेक्शन लिख के दिया है कि मेरा खाता जैसे ही मैच्योर हो जाएगा 1 साल के लिए ऑटो रिन्यूअल कर देना। तो ऑटो रिन्यूअल किया है मतलब ग्राहक के अनुदेशों का पालन हो रहा है, इसी को कस्टमर इंड्यूस ऑपरेशन बोलेंगे। तो वो अनक्लेम नहीं सर होगा, देश। अनक्लेम हाँ नहीं वही होगा। कर रहा हूँ, हम्म। जैसे सिस्टम में सर बाय डिफॉल्ट जो है वो ऑटो रिन्यूअल ही होता है। बाय डिफॉल्ट कर रहे हैं तो आपको दंड लग जाएगा। कस्टमर के कस्टमर का इंस्ट्रक्शन से ही होना चाहिए। अगर कस्टमर नहीं है, नहीं चाह रहा है, तो वो ऑटो रिन्यूअल नहीं होना चाहिए, ये आपका फॉल्ट है। और अगर ऑटो रिन्यूअल हो रहा है तो वो अनक्लेम नहीं होगा।
वो आपका डिपॉजिट रहेगा। ठीक है। तो ओके सर। जो रूल है, आज कस्टमर ने कहा है 3 साल के लिए एफडी कर दो, 3 साल में मैच्योरिटी हो गया, फिर बोला जब मैच्योरिटी हो जाएगा तो 1 साल के लिए हमेशा ऑटो रिन्यूअल करते रहिए, तो ऑटो रिन्यूअल हो जाएगा। अब इन मीन वाइल कस्टमर की अगर डेथ हो गई, गुम हो गया, कस्टमर कहीं गायब हो गया, तो आप तो कस्टमर का अनुदेश है, उसमें लिखा है कि 5 साल तक, अगले 10 साल तक उसको करना है, तो आप ट्रांसफ़र करते जाएंगे, आगे रिन्यूअल करते जाएंगे। लेकिन उसका इंस्ट्रक्शन जहाँ ख़त्म हो जाता है तो फिर वो ओवरड्यू हो जाएगा। ठीक है। और आगे जो है उसको फिर अनक्लेम की तरह क्लासिफाई किया जाएगा। यहाँ वो बात नहीं है, इसमें नहीं उलझना है कि क्या हो गया, ये हो गया, इफ एंड बट में नहीं, आपको तो ये मान के चलना है कि मैच्योर हो गया, उसके बाद पेमेंट के लिए ड्यू हो जाता है तो उसको फिर ओवर ड्यू बोलते हैं, और वहां से लेके 10 साल तक ओवर ड्यू हो गया तो अनक्लेम्ड में क्लासिफाई हो जाएगा। जहां अनक्लेम्ड में क्लासिफाई हुआ, आरबीआई को ट्रांसफर होगा। नीचे वाला जो पार्ट है यूडीआरएन, ये एक फुल फॉर्म है, यूनिक आईडी फॉर डेफ फंड अकाउंट है, ये आपके एचओ में मेंटेन होता है। चलिए, तो अकाउंट रिव्यू एंड क्लासिफिकेशन, जब भी कोई अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स होते हैं तो उनको एनुअल रिव्यू किया जाता है इन एक्टिविटी के लिए, और कस्टमर को अलर्ट किया जाता है। मतलब अगर 1 साल तक किसी कस्टमर के खाते में लेन देन नहीं हुआ है तो कस्टमर को अलर्ट करिए, है ना, सुधीर जी को बोलिए जाके देख के आए, घूम के आए, जरा चाय वाय पी के आए। क्यों? क्योंकि वो 1 साल से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ऐसी कौन सी नाराजगी है ना। तो जाके वहाँ पर एक शेरो शायरी बोल के आ जाएंगे, यूं दूर से गुमसुम से हो, आवाज़ नहीं आ रही है, आप आ नहीं रहे हैं इसलिए हमारे बैंक में बिजनेस का साज नहीं आ रही है, ऐसा कुछ कुछ आप शायरी बोल के आ जाएगा। तो यहाँ पर कस्टमर को जो है अलर्ट करना है इन ऑपरेटिव स्टेटस के लिए, और अकाउंट को रिव्यू करना है इंडिविजुअली कि क्यों इन एक्टिव हो गया। तो ये पार्ट जो है आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो बहुमूल्य पैसा या खाता जो है आपके पास ऑन बोर्ड हुआ है। अकाउंट एक्टिवेशन और केवाईसी के लिए बहुत सारी फैसिलिटी बैंक ने दी है, जैसे कि कोई केवाईसी लेके आता है तो अकाउंट अगर इनऑपरेटिव हो गया तो सीधे लेन देन नहीं करेंगे, इनऑपरेटिव हो जाने पर आप उससे एक प्रतिवेदन लेते हैं कि किसी कारणवश मैं खाते का संचालन नहीं कर पाया था, अभी पैसा जमा कर रहा हूँ और केवाईसी दे रहा हूँ, मैं ही हूँ, सुधीर मेरा नाम है, मैं ही हूँ, मेरा केवाईसी डॉक्यूमेंट है, मेरा खाता भी इस नाम से अपडेट कर दीजिए। तो आप उसको अपडेट कर देते हैं ताकि वो खाता इनऑपरेटिव है, किसी थर्ड पर्सन को पेमेंट ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, इसीलिए केवाईसी अपडेशन मैंडेटरी है। बराबर है ना सुधीर? फ्रॉड हो सकता है, अगर कोई खाता 2 साल तक खातेदार ऑपरेट करने नहीं आया और उस खाते में लेन देन हो जाता है किसी तीसरे व्यक्ति को, तो उसकी जिम्मेदारी बैंक को हो जाएगी ना। इसीलिए यहाँ पर केवाईसी वेरिफिकेशन और ड्यू डिलीजेंस और उसका एप्लीकेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। वीडियो केवाईसी और फिजिकल विजिट भी एक तरीका है जिसमें वीडियो केवाईसी करते हैं, और उसके वीडियो केवाईसी के माध्यम से उसका वेरिफिकेशन किया जाता है, और फिजिकल विजिट जैसा कि हमारे सुधीर जी जाएंगे और देख के आएंगे, आसपास में पूछेंगे और ग्राहक के बारे में और कंफर्म करेंगे तो अकाउंट एक्टिवेट होगा। सेकेंड लेवल अप्रूवल मैंडेटरी है, इसलिए क्योंकि ये खाता अब इनऑपरेटिव है, तो कोई एक ऑफिसर या बड़ा अधिकारी जो है इसको अप्रूवल करेगा, तभी जाके इसको एक्टिवेट होंगे। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि फ्रॉड प्रिवेंशन एंड ऑडिट इंस्पेक्शंस के तरीके हैं, क्योंकि जिस अमाउंट पर, जिस खाते पर लेन देन इतने सालों से नहीं हुआ है, उसमें अचानक ऑपरेशन हो रहा है, तो एक अलर्ट है, क्योंकि फ्रॉड भी हो सकता है, पैसा निकल गया तो मुश्किल है। इसीलिए इसको ध्यान रखना है। ऐसे खातों में कोई भी डेबिट अलाउ नहीं करना है जब तक कि वो खाता एक्टिवेट ना हो जाए, उसकी केवाईसी पूरी ना हो जाए, उसका ड्यू डिलीजेंस पूरा ना हो जाए, तब तक डेबिट अलाउ नहीं करना है। फिर उसके बाद ऐसे खाते जिनमें ये एक्टिवेशन हुआ है उनका ऑडिट भी कराया जाए। बराबर है सुधीर? ऑडिट क्यों कराया जाए बताओ? ऑडिट इसलिए कराया जाए कि उसका सही एक्टिवेशन किया गया है कि नहीं किया गया है, सही आदमी का, सही जो क्लेमेंट है, सही अकाउंट एप्लीकेंट है, उसको ही दिया गया है कि नहीं दिया है, इसलिए कॉन्करेंट ऑडिट है। तो कॉन्करेंट ऑडिट को इसको चेक करेगा। कॉन्करेंट ऑडिट का क्या मतलब है सुधीर? कॉन्करेंट ऑडिट नाम सुना है आपने? जी सर, क्या बताएं? साथ 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 चेकिंग होती रहती है, जो जो हमने काम किया हर महीने ऑडिटर आके वो डेली चेक करते डेली 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 जी चेकिंग डेली। होता है, उसको बोलते हैं कॉन्करेंट ऑडिट, है ना, डेली चेकिंग होता है। डेली कौन चेकिंग। करंट मतलब संगामी, संग संग चलूंगी मैं बन अंबाटी के लेक। बसंती पवन, है ना, तो वो संग संग चलता है बसंती पवन बन के। मतलब ऑडिटर जो है आज की लेन देन की जांच आज करेगा,
तो इसीलिए इसको कॉन्करेंट ऑडिट कहते हैं। कॉन्करेंट ऑडिट का एक उद्देश्य है कि जितनी जल्दी हो सके इरेगुलेटरी या कोई कमियां हैं मैनेजमेंट को बता दे और उसको दुरुस्त कर ले, इसलिए कॉन्करेंट ऑडिट है। इसके लिए फंडा ये है, आरबीआई कहता है कि इंटरनल ऑडिट जो है 100% होना चाहिए, कॉन्करेंट ऑडिट जो है 50% होना चाहिए, और स्टेचुरी सेंट्रल जो ऑडिट होता है, जो ब्रांच ऑडिट होता है, जो मार्च में होता है, वो 70% होना चाहिए। ये कवरेज है। कॉन्करेंट ऑडिट का कवरेज होता है 50% बिजनेस का। अगर लोन है तो लोन पूरे बैंक का इतनी ब्रांचेस का कॉन्करेंट ऑडिट हो जाएगा कि लोन का 50% कवरेज हो जाए, डिपॉजिट का भी 50% कवरेज हो जाए। तो संगामी लेखा परीक्षा बोलते हैं। और साथ ही साथ सारे लॉक्स ट्रांजेक्शन्स के वो मेंटेन करना है, सिक्योर करना है। कल के कोई धोखाधड़ी होगा, फ्रॉड होगा, तो उस समय आप अपराध के जो है उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसको कर सकेंगे। डेप्थ में अभी तक के दो सवाल इंपॉर्टेंट रहे। जो पहले था कि 10 साल वाला अनक्लेम डिपॉजिट, और दूसरा 10 साल तक अगर कोई खाता ऑपरेट नहीं हुआ तो फंड कहाँ चला जाता है, डेप्थ में, दूसरा सवाल। तीसरा इनऑपरेटिव अकाउंट वाला, 2 साल तक लेन देन नहीं हुआ तो इनऑपरेटिव। और चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर है। चौथा सवाल पूछता है इंटरेस्ट का, है ना सुधीर? इंटरेस्ट कितना मिलता है डेप्थ फंड जब आरबीआई को चला जाता है कोई भी अनक्लेम डिपॉजिट, तो उसमें इंटरेस्ट कितना मिलता है? 3% मिल रहा है ना आज की डेट में, सर नाउ 3%। 3% है। जी सर। तो ऐसे खाते जो इनएक्टिव हैं, 10 साल से ज़्यादा इनएक्टिव हो जाते हैं, तो उस खातों की राशि जो है डेप फंड को ट्रांसफर हो जाती है। जब डेप फंड आरबीआई से मेंटेन होता है तो आरबीआई के पास चला जाता है, तो उसमें जो इंटरेस्ट पेबल होता है वो 3% है। 2018 तक 4% था, उसके बाद 2021 तक 3.5% था, और 2021 के बाद वो 3% है। तो वर्तमान में अगर रेट पूछा जाए तो डेफ में जो इंटरेस्ट रेट है वो है 3%। तो ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है। जितनी चार अभी इसमें से सवाल आए हैं, चारों के चारों पॉपुलर सीरीज में आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, क्योंकि पिछले एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। अब अगर कोई खाता जो है इसमें ये जो 3% है, इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई खाते में कोई लियन कंडीशन है या लीगल लियन लगा हुआ है, तो उसको जो है एक्सक्लूड कर देता है, क्योंकि वो आरबीआई नहीं जाएगा, उसमें हमारा अधिकार पहले होता है, इसीलिए वो एक्सक्लूड हो जाता है। मतलब कोई ऐसा खाता है, डिस्प्यूटेड एस्क्रो खाता है, जिसमें लेन देन नहीं हो रहा है लेकिन बैंक का लियन लगा है, तो वो आरबीआई को नहीं जाएगा, इसलिए उसको एक्सक्लूड किया गया है। चलिए, क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस अभी सभी बैंकों में यूनिफॉर्मली आरबीआई ने कहा है कि जो भी क्लेम आएंगे, क्लेम का सेटलमेंट बहुत फास्टली करना है, और उसका टेट है 30 डेज का। 30 डेज के अंदर क्लेम जो है वो सेटल करना है। हर महीना आरबीआई का विंडो ओपन होता है। आरबीआई का विंडो 10 तारीख तक ओपन होता है, इसलिए आपका हेड ऑफिस जो है ब्रांचेस और आरओ को कहता है कि आप 5 या 6 तारीख तक सबमिट कर दीजिए। 10 तारीख तक आरबीआई का विंडो होता है। आरबीआई की में जब हम क्लेम प्रोसेस सबमिट कर देते हैं तो उसके खाते में जो पैसा है, वो पैसा जो है वो उसी महीने के अंदर 30 दिन तक आ जाता है। इन मीन वाइल आरबीआई ये भी सजेस्ट करता है कि जिस तरह से मान लीजिए आप पेंशन पेमेंट करते हो, उसी तरह से इसको भी कर सकते हो। आप क्लेम को वेरीफाई करके, आप कॉन्करेंट ऑडिट से वेरीफाई करके जैसे ही आप सबमिट करते हो, आप अपना नॉमिनल डेबिट करके दे दीजिए। आरबीआई से मिलेगा, नॉमिनल आप एडजस्ट कर देना, क्योंकि 30 दिन के अंदर ये पैसा मिल ही जाता है। ये क्लेम प्रोसीजर है। रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग के लिए कहा है कि बैंकों को जो डेफ रजिस्टर हैं वो परमानेंटली रखना है, क्योंकि कितना बड़ा क्लेम की बात है कि जो डेफ रजिस्टर है उसको हमेशा रखना है, उसको ख़त्म नहीं करना है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। मंथली और एनुअल रिटर्न्स आरबीआई को देने हैं, जो आपके सेंट्रल ऑफिस या हेड ऑफिस देता है। और अनक्लेम लिस्ट जो है पब्लिश करना है ऑनलाइन सर्च के लिए, और उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च हुआ है ना? पोर्टल लॉन्च हुआ है सुधीर, कौन सा पोर्टल है? उद्गम पोर्टल है सर। उद्गम पोर्टल। उद्गम पोर्टल का लॉन्च हुआ है। तो उद्गम पोर्टल का फुल फॉर्म अभी पूछ रहा है, तो आप लोग फुल फॉर्म देख लीजिएगा। उद्गम पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2024 में या उसी में कुछ लॉन्च किया है ना, उद्गम पोर्टल। उद्गम पोर्टल का फुल फॉर्म है अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू असेस इंफॉर्मेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है? अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे। गेटवे टू असेस इंफॉर्मेशन। मान लीजिए हम सुधीर को समझा रहे हैं, बाकी सब लोग समझ लेंगे, कि बहुत सारे खाते बैंक के पास हैं, इनऑपरेटिव हो गए, और 10 साल तक अगर अनक्लेम्ड हो गए। सुधीर, कहाँ चला गया वो पैसा बताओ?
डेफ में चला गया सर। डेफ में डेफ। चला गया, है ना, जी। डेफ में चला गया आरबीआई के पास। अब बताओ, जो व्यक्ति 2 साल तक बैंक नहीं आया, जो व्यक्ति 10 साल तक बैंक नहीं आया, पैसा मांगने नहीं आया, तो क्या डाउट होता है सुधीर, बताओ? डाउट ही होता है, सर डेथ हो गई है। डेथ हो गई, है ना, डेथ हो गई, या भूल गया, या कुछ तो घटना हम्म। घट गई। तो अब इस इनके बारे में जानकारी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बैंक में जाओगे तो बोलेगा आपका खाता तो है ही नहीं, खत्म, खा दी, पैसा चला गया। तो वो पब्लिक का पैसा है, तो उसके लीगल हेयर या उसके नॉमिनी उनको मिल जाए, उसके लिए उन्होंने एक गेटवे इंफॉर्मेशन के लिए वेबसाइट बनाया, जिसको उद्गम पोर्टल कहते हैं। उद्गम पोर्टल का फुल फॉर्म है अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एसेस इंफॉर्मेशन। ये क्या करेगा, एक सेंट्रलाइज वेबसाइट है जो आरबीआई ने लॉन्च किया है, ताकि जो इंडिविजुअल व्यक्ति हैं वो अनक्लेम डिपॉजिट अक्रॉस मल्टीपल बैंक्स सिंगल प्लेस में सर्च कर पाएं। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा यूपी बैंक, सभी लोगों के जो डेफ ट्रांसफर हो रहे हैं, उनके सारे डिटेल्स जो है उस पोर्टल में रहेंगे। अगर कोई सर्च करेगा तो उसमें सिंगल प्लेस पर मिल जाएगा, जिससे कि जो यूज़र है वो आइडेंटिफाई करेंगे और क्लेम करेंगे बैंकों से, और उनके लीगल हेयर या उनकी जो पैसा है उनको मिल जाएगा। और केवाईसी डॉक्यूमेंट क्लेम प्रोसेस जो है सेम रहेगा बैंक का। तो इसके लिए उन्होंने उद्गम पोर्टल निकाला। उद्गम पोर्टल किस तरह से यूज़ किया जाता है, उसके कुछ स्टेप हैं, हालांकि एग्जामिनेशन में नहीं पूछता, एग्जामिनेशन में तो यही पूछेगा, उद्गम का फुल फॉर्म और इसका उद्देश्य। तो इसके लिए पहले रजिस्टर करना होगा। यूज़र जो है रजिस्टर करेगा पोर्टल में अपने नाम और मोबाइल नंबर से, फिर सर्च करेगा, और सर्च में अनक्लेम डिपॉजिट, उस डिटेल, अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक नेम और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, और फिर वो इनिशिएट क्लेम करेगा। इनिशिएट क्लेम करते समय वो हर बैंक का ईच क्लेम प्रोसेस होगा, वो करेंगे, फिर बैंक जो है ड्यू डिलीजेंस करेंगे और वेरीफाई करके उसको क्लेम प्रोसेस करते हैं। ये फास्ट प्रोसेस होता है। अगर आज कोई क्लेम करता है तो 30 डेज के अंदर तो मिल ही जाएगा। बस ये ध्यान रहे कि अभी क्लेम करेगा इस महीने, तो आपको 10 तारीख तक आरबीआई को क्लेम करना है। और सभी बैंकों का अलग अलग थोड़ा थोड़ा प्रोसीजर है। कई बैंक नॉमिनल डेबिट करके तुरंत दे देते हैं, फिर नॉमिनल को एडजस्ट करते हैं। कई बैंक जो है क्लेम जो है सेंट्रलाइज एक पूल अकाउंट है, वहाँ से वो पेमेंट करते हैं। और इसकी चेकिंग होती है, ऑडिट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई गलती ना हो जाए क्लेम करने में, आरबीआई से क्लेम करते हैं। तो ये आपका डेफ का एक छोटा सा टॉपिक था। आशा करता हूँ कि इस छोटे से टॉपिक को आप पढ़ने के बाद आपको एक इस तरह का आइडिया होगा कि क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। भले ही आपको लगा होगा कि सरल है, लेकिन ऐसे ही इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि यूं ही नहीं मिलता एक जुनून यूं ही नहीं मिलता राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। मैंने पूछा पंछी से कि कैसे बनाया आशियाना आपने, उसने कहा भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। आप सुधीर देखे हो ना, एक छोटी सी चिड़िया अपने लिए घर बनाती जी है, सर। एक तिनका दाना लेके जोड़ती रहती है, और धीरे धीरे जोड़ जोड़ के एक बढ़िया सा मजबूत अपने लिए घरौंदा बन जाता है, और उसमें रहने लगता है। ठीक उसी तरह अभी चार चार तिनके मिले, समझ लो 4 सवाल मिले, ऐसे इकट्ठा करते करते आपका भी घर बन जाएगा, आप भी प्रमोट हो जाएंगे। तो इसी तरह सीखते रहना होगा, और एक उत्साह उमंग बना के आप सीखेंगे तो सरल होगा। आप रेडी हैं मॉक टेस्ट करने के लिए? थोड़ा टेस्ट कर लें सुधीर। जी सर। जी सर। जी सर। चलो बढ़िया। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर सुधीर पढ़ेगा। सवाल क्या लिखा है सुधीर, दिख रहा है आपको? देखो जरा, टेस्ट करते जी हैं, सर। जी पढ़ो। सर। व्हेन डज अ सेविंग और करंट अकाउंट बिकम इनऑपरेटिव? After 1 year of no transaction, after 2 years of no customer induced transaction, after 3 years of no bank induced transaction, ये तो और बड़ा लास्ट। सरल सा सवाल हो गया है ना सुधीर, जी क्योंकि सर। इसमें 1 2 3 है, तो अभी सब ये किसी से गलती नहीं होगा, है ना। जी सर। जी सर। लेकिन अभी ऐसा क्लरिकल टू ऑफिसर में आ सकता है इतना सरल, लेकिन आगे हायर स्केल में सब में 2 2 आएगा, फिर आपको 2 इयर्स वाले में देखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आंसर होगा आपके हिसाब से? आफ्टर 2 years of no customer induced transaction सर। बहुत जी सर। बढ़िया। तो ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है, सभी साथी ये ध्यान रख लें। तो ये जो है आप लोग के लिए सुनिश्चित हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज यूडीआरएन इन द कॉन्टेस्ट ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट? यूडीआरएन का जो है फुल फॉर्म यहाँ पूछा। जैसे डेफ का फुल फॉर्म है डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, यूडीआरएन का फुल फॉर्म है अनक्लेम डिपॉजिट रेफरेंस नंबर, Yes, member. यूडीआरएन, जिसको बोलते हैं अनक्लेम डिपॉजिट रेफरेंस नंबर बोलते हैं, यूडीआरएन का ये फुल फॉर्म है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए,
आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ इनएक्टिविटी आर डिपॉजिटर्स ट्रांसफर टू डेफ फंड, कितने साल तक अगर कोई खाता इनऑपरेटिव हो, इनएक्टिव हो, तो वो डेफ फंड में ट्रांसफर किया जाता है? 2, 5, 7, 10? तो ये सवाल का जवाब हमारे सुधीर जी देंगे। कितने साल में इनऑपरेटिव डेफ में चला जाता है सुधीर? 10 साल में सर, 10 10 साल साल में। तक अगर इनएक्टिव रहा, खाते में इनऑपरेटिव रहा, तो वो डेप में चला जाता है। और थोड़ा सा स्पीड से चला जाता है, देखो ना, ये थोड़ा है ना, अब जो क्या बोलते हैं, सैटेलाइट वेटेलाइट क्या, रॉकेट की स्पीड से। रॉकेट की तरह भाग जाता है ये, है ना। बाकी सब देखो, ये 2 साल में धीरे धीरे से बैलून की तरह तैरता रहेगा, है ना। जी दो सर। साल में जो है वो बैलून की तरह भागेगा नहीं, वो पकड़ के रखे तैरता रहेगा। 5 साल में कोई दिक्कत ही नहीं, अपना डिपॉजिट बढ़ा रहा है ना, चाय पी रहे हो, है ना। 7 साल में थोड़ा भागने वाला होता है, क्योंकि 7 सालों का एक फंडा होता है। 7 साल में ना एक मिसिंग मिसिंग का आता है ना। तो ये 3% आता है, बिल्कुल सर। अगर 7 साल तक कोई मिसिंग है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रिज्यूम टू, उसको डेथ, डेथ प्रिज्यूम करते हैं ना। जी सर, अगर जी सर। 7 साल से कोई मिसिंग है, कोर्ट से सर्टिफिकेट ले आता है, पुलिस थाने का रिपोर्ट वगैरह सारा, तो हम क्या बोलते हैं उसको? मर गया, 7 साल से गुम, भले वो जिंदा हो जी कहीं सर। हरिद्वार में मिले या कहीं केदारनाथ में, लेकिन अब बैंक के हिसाब से रिकॉर्ड में वो मर गया, क्योंकि 7 साल से गुमा हुआ है। तो खत्म हो गए, तो हम क्या करते हैं उसको? डेथ क्लेम जैसे सेटल कर देंगे, इसलिए थोड़ा सा ऐसे ऐसे भागा है। और लेकिन उसके बाद तो आग लगी इधर, 10 साल बाद पूरा पैसा भाग जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन, निम्नलिखित में से कौन से ट्रांजेक्शन को कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन कहेंगे? पहला है इंटरेस्ट बैंक के द्वारा क्रेडिट हुआ, तो ये होगा कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन? नहीं सर। नहीं होगा। एटीएम कैश विड्रॉल है, कस्टमर जाके एटीएम से कैश विड्रॉल किया, तो इसको जी कस्टमर सर। इंड्यूस ट्रांजेक्शन बोलेंगे कि मशीन इंड्यूस ट्रांजेक्शन बोलेंगे? नहीं सर, कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन। कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन बोलेंगे। पेनल्टी चार्ज बाय बैंक, तो अगर पेनल्टी कोई चार्ज हुआ तो इसको कस्टमर नहीं बोलेंगे। नहीं टैक्स सर। डिडक्शन बाय बैंक, इसको कस्टमर नहीं बोलेंगे। तो केवल जी एटीएम सर। से कैश निकालता है उसको कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन, या एटीएम में जमा करता है, बैंक में जाके जमा करता है, या कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देता है, ये सारे कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन हैं। हाउ ऑफन शुड बैंक्स रिव्यू अकाउंट्स विथ नो ट्रांजेक्शंस, यहाँ बोल रहे हैं कि कब कब जो है बैंक रिव्यू करेगा। तो अभी हमने लास्ट स्क्रीन में पढ़ा था, बैंक जो है एनुअली रिव्यू करता है, एनुअली Okay. रिव्यू करता है। और साल भर में रिव्यू करके अगर वो ट्रांजेक्शन नहीं पा रहा है, तो फिर अलर्ट हो जाता है, सुधीर जी को भेजते हैं, बहुत सारे संपर्क करते हैं कि अब भाई अब इसको पकड़ो, जरा एक्टिव करो, है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। व्हाट शुड बैंक डू बिफोर ट्रांसफरिंग एन इनऑपरेटिव अकाउंट टू डेफ, इनऑपरेटिव अकाउंट को डेफ में ट्रांसफर करने या अनक्लेम डिपॉजिट को डेफ में ट्रांजेक्शन करने से पहले बैंक क्या क्या करता है? बैंक 15 साल तक वेट करता है, सुधीर ये ठीक है? 15 साल तक नहीं वेट। सर। हम्म। नहीं। अच्छा, नहीं। और फ्रीज द अकाउंट, अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं, नहीं सर। है ना। अटेम्प्ट टू अकाउंट रेज को द क्लोज कर कस्टमर। देते हैं। नहीं सर। नहीं करते, हम प्रयास करेंगे। जैसे मैंने बताया, सुधीर जी को बोलेंगे कि जाओ भाई गांव में, बीसी को बोलेंगे पकड़ के लाओ भाई। आसपास कोई ग्राहक देखेंगे तो हमारे ध्यान में रहेगा, अरे द्वारका प्रसाद जी आपके गांव में ही रहता है यार एक रामलाल, उसको देखना जरा, उसको लेन देन नहीं कर रहा है। तो बोले अरे रामलाल तो या क्या ही बोले, वो तो एक दुर्घटना हो गई साहब। तो फिर आप क्या करोगे? उनके परिवार वालों को बता देना, मालिक आ जाएगा, है ना। तो ये जो है आपको क्या करना है? अटेम्प्ट टू ट्रेस द कस्टमर एंड आर नॉमिनी, ये करना है। ये कितनी बड़ी बात है ना सुधीर, कितनी बड़ी बात है ना। जी सर। ओके, मैं एक काम और करता था जब शाखा में पोस्टेड था, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। एक जिला हेडक्वार्टर में मैं काम करता था। तो जिला हेडक्वार्टर में क्या होता है? सड़क दुर्घटना होता है, बराबर से सड़क दुर्घटना तो होता ही है। अभी हम सो रहे हैं, हो सकता है सड़क दुर्घटना हो रहा होगा। अभी वाला टाइम तो बहुत ज़्यादा होता है, खाना खाने के बाद आने पर डंपर जो है डंपर वाला सुनता नहीं, पता नहीं क्या डोडो खा के चलाता है, क्या चलाता है जो, है ना। तो मैं क्या करता था, कलेक्टर के रीडर से परिचय रखता था, या कलेक्टर के ऑफिस में जो जो काम करते हैं अकाउंटेंट वगैरह, उनसे परिचय रखता था। तो वो क्या करते थे, महीना खत्म होने के बाद मुझे रिकॉर्ड दे देते थे कि महीने में आपके फला जिले के इसमें फला एरिया में 11 मौतें एक्सीडेंट से हुई हैं। तो उनके नाम, पिताजी का नाम, गांव का नाम, ऐसे मिल जाता था। उतना मिलने के बाद मैं बीसी को या बैंक के ऑफिसर को दे देता था, तो वो पता करता था कि इनका खाता हमारे पास है क्या, क्योंकि उसमें कई बार में आधार नंबर भी मिल जाता था। तो अगर उनका खाता है तो हम चेक करते थे, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या जीवन ज्योति बीमा योजना है,
तो उनको क्लेम प्रोसीजर के लिए मदद करते थे नॉमिनी से। तो कितना मतलब सोचो कि आंखों में मतलब आंसू आ जाता था उनको, बताओ बैंक वाले आए हैं अभी और क्लेम करके हमको पैसा दिलाते रहे, और 15-15 20-20 दिन 30-30 दिन में दिलाए हैं। तो कितनी बड़ी बात है, उनको अभी मतलब ठीक से होश नहीं संभाले हैं और ये दिलाते हैं। तो ये बात जो है कई बार हमने दिलाया, तो उसमें कभी आत्मानुभूति बहुत अच्छा होता है। तो अटेम्प्ट करना है ट्रेस करने के लिए कस्टमर को, उसके नॉमिनी को तलाश करने के लिए, ये इनमें करना है। कैन बैंक्स लेवी चार्जेस फॉर एक्टिवेटिंग एन इनऑपरेटिव अकाउंट? क्या हम लोग चार्जेस लेते हैं इनऑपरेटिव अकाउंट को करने के लिए? तो किसी प्रकार का चार्जेस नहीं है। अगर इनऑपरेटिव अकाउंट है तो वहाँ पर चार्जेस नहीं लेना है। आरबीआई का रिवाइज डायरेक्शन आप पढ़ लीजिएगा, अभी पढ़ाऊंगा मैं सीरीज में, आप लोग तैयार हैं? आरबीआई के बहुत सारे मास्टर डायरेक्शन चेंज हुए हैं, चार्जेस में, मनी म्यूल्स में, सीआईसी पॉलिसी में, कस्टमर ग्रीवेंसेस में, वो सारी चीज़ें 1 बाय 1 पढ़ाते चलूंगा। लॉकर में ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। तो कोई भी चार्जेस हमको नहीं लेना है, क्योंकि वो खाते का लेन देन ही नहीं किया है, तो ये आप जो है उसमें नहीं करना है। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन डेफ डिपॉजिट पोस्ट मई 11 2021? तो हमने बताया 2018 तक 4% था, और 2018 से 2021 तक 3.5% था, और 11 मई 2021 के बाद कितना हो गया सुधीर? तीन रेट ऑफ परसेंट 3% हो गया। तो जी ये सर। 3% हो गया। 4% था 2018 तक, उसके बाद 21 में 3.5%, 11 मई 2021 से 3%, अभी भी वर्तमान में 3% है। और ये जो है इसलिए किया गया है कि आपके पास रहता तो भी कितना होता, सेविंग के रेट से देते हैं ना सुधीर, कितना है जी सेविंग सर, का रेट अभी? 2.7 से 2.90 2.90 तक दे है रहे ना? हैं। जी सर। तो ये अनक्लेम डिपॉजिट है। जब एफडी भी होगा तो मैच्योरिटी के बाद अगर ड्यू हो गया तो उसको सेविंग का रेट दिया जाता है, क्योंकि जी मैच्योर्ड हो सर। गया। तो इसीलिए ये 3% है। ये आरबीआई से मिलता है, आरबीआई के पास गया तो थोड़ा आरबीआई ज़्यादा ही देता है बैंकों से। व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रांच इन सेटलिंग ए डेफ क्लेम? ब्रांच का रोल क्या है एक डेफ क्लेम के सेटलमेंट में? ओपन न्यू अकाउंट ओनली, प्रोसेस क्लेम आफ्टर केवाईसी एंड एचओ अप्रूवल, क्लोज ऑल अदर अकाउंट्स, डायरेक्टली रिफंड फ्रॉम देफ। तो ब्रांच का रोल यही है कि जो क्लेम है उनको प्रोसेस करेगा, कब? जब उससे केवाईसी वेरिफिकेशन कर लेगा और उसको एचओ के लिए भेजेगा अप्रूवल के लिए, फिर एचओ जो है वहां से आरबीआई में क्लेम करेगा, पैसा आएगा। मतलब ब्रांच की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि क्लेम करने से पहले ड्यू डिलिजेंस कर ले, केवाईसी कर ले कि जो व्यक्ति मांगने आ रहा है वही व्यक्ति उसी का खाता है कि नहीं है, क्योंकि अगर उसने गलती कर दी तो सब गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, विच डॉक्यूमेंट इज नॉन मैंडेटरी टू प्रिजर्व परमानेंटली? निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक कहता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट परमानेंटली नहीं रखना है? तो डेफ रेमिटेंस रजिस्टर, रेमिटेंस रजिस्टर तो परमानेंटली रखना है। क्यों? क्योंकि ये आरबीआई कभी भी मांग सकता है कि आपने भेजा था कि नहीं भेजा था, और बिना भेजे मांग रहे हो, इसलिए रजिस्टर रखना है। डेफ कंप्लेंट रजिस्टर भी परमानेंटली रखना है। डेफ क्लेम सेटलमेंट रजिस्टर भी परमानेंटली रखना है। क्लेम एप्लीकेशन परमानेंटली नहीं रखना है। क्लेम एप्लीकेशन कब तक रखना है सुधीर बताएगा? क्लेम एप्लीकेशन कब तक रखना है? जब पाँच तक साल सब क्लियर। पाँच हाँ साल जी। या 10 साल? ठीक, 5 साल जी या सर। 10 साल, अधिकतम 10 साल, 5 साल रखना है क्लेम एप्लीकेशन, अदरवाइज बाकी सब परमानेंटली रखना है। तो आज का सेशन इतना ही। अभी आज टॉपिक भले छोटा था, लेकिन आपको एक आइडिया मिला कि किस तरह से टॉपिक को पढ़ा जाता है, उनमें से सवाल कैसे निकाला जाता है, कैसी चीज़ों को समझा जाता है, और ऐसे छोटे छोटे महत्वपूर्ण सवालों को अपने तर्कस में तीर के समान जो है इकट्ठा किया जाता है। क्योंकि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आपके अंदर एक उत्साह होना बहुत जरूरी है, संघर्ष की इच्छा होना बहुत जरूरी है, और परिणाम के लिए आपके पास धैर्य कुशलता होना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ सहनशीलता बहुत जरूरी है। देखो ना, नींद में भी हमारे सुधीर जी देखो, जैसे आवाज आई हमारी तो उठ गया, बैठ गया अपना पालती मार के और सीखने लग गया। तो इसके लिए तो सहनशीलता चाहिए ना, है ना? और टीवी भी बंद कर दिया, क्योंकि टीवी में तो आईपीएल आ रहा होगा। हम्म। ये बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे हवा में गेंद देखते हैं, और ये सीधे सब हवा में, सब लोग हो गए हक्का बक्का, और ये लो एम्पायर का इशारा, सीधे लग गया छक्का है। तो ये जी आईपीएल भी देख रहे होगे। तो जीवन बड़ा उत्साह है, एक अलग रंग होना आपके साथ है। समय बड़ा बलवान है। समय को उसकी धारा के साथ, आपकी इच्छा प्रवाह के साथ और आपकी कुशलता के साथ सम्मिलित करते हो तो सफलता सुनिश्चित है।
आशा करता हूँ कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा। छोटा छोटा कमेंट्स कर दीजिए कैसा लगा। सुधीर पहले बता दो, आपको अच्छा लगा? जी सर, बहुत अच्छा सेशन था सर। काफी बहुत चीजें सीखने को मिली सर। जी और सर। आदित्य जी आपको कैसा लगा? चली गई उड़ीसा चली गई आदित्य जी, कहीं चली गई, आए थे तो जी जी सर, नहीं अच्छा नहीं, लगा? सेशन बहुत अच्छा था सर। सेशन बहुत अच्छा था सर। ओके। पूरा एक साथ पढ़ाई और रिवीजन दोनों हो जाता है सर। मन राधे कृष्ण हरे, ऐसे गाना गाना सुनते हैं ना आपको, है ना, जगन्नाथ भगवान का जी गाना आता है ना। जी 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 जी। मन राधे कृष्ण हरे, भज रे तू भज रे, मन राधे कृष्ण हरे, भज रे तू भज रे। मतलब अगर आपको जीवन में शीतलता चाहिए, आदर्श शरीर चाहिए, खुशहाली चाहिए, संपूर्ण आपका दिव्य दृष्टि चाहिए, तो भगवान को भजते रहिए। ठीक उसी तरह एग्जाम में सफलता चाहिए तो पढ़ते रहिए। ठीक है ना आदेश जी, सही बोला? जी जी सर, जी सर। चलो सबको जय जगन्नाथ बोल दीजिए। जय जगन्नाथ सबको। और बोल दीजिए सबकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, इसी तरह पढ़ते रहिए। हाँ, इसी तरह पढ़ते रहिए, सबका मनोकामना पूर्ण होगा। चलो पूर्ण बढ़िया। होगा। जी तो बढ़िया, सबके सफलता मिलेगा। तो हम लोग इनको सबको पूरी दर्शन कराएंगे। और हमारे आदेश जी वहीं आसपास की हैं, तो भी दर्शन। जी जी, आइए सर, पूरी आइए। वहाँ की बहुत खासियत है, वहाँ बहुत सारे जी बर्तनों में खाना पकाया जाता है। और वो ऐसे रखा जाता है, ऊपर का खाना पहले पकता है, ऐसा कुछ है ना। जी सर। और फिर सबको जो है हम लोग ले चलेंगे। सुधीर पहले आएगा, एक मैं गेट टुगेदर करूंगा, आप लोग टिकट कटा कटा के आ जाइएगा। तो हम लोग सफलता सीखेंगे। और मेरे साथ आप प्रत्यक्ष रूप से सीखोगे तो आपको लगेगा कि जीवन हाँ बहुत जबरदस्त है। मैं स्क्रीन पर जैसे रहता हूँ, मैं एक्चुअल में भी वैसे रहता हूँ, है ना। जी जी चलिए बढ़िया। मन राधे कृष्ण हरे, भज रे तू भज रे। तो सभी लोग एक एक आध्यात्मिक शक्ति को जरूर याद करते रहिए, क्योंकि आप काम तो करते हैं मेहनत के साथ, लेकिन आपके वो भी एक प्रेरणा शक्ति, एक स्पिरिचुअल पावर होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हमको शक्ति मिलता है, उत्साह मिलता है, और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। इसी तरह पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करते हैं। और सुधीर को बोलते हैं कि ऐसे ही सेशन में आते रहिए, अच्छा रहेगा, है ना। जी सर, जी एक सर, बिल्कुल सर। मुझे क्रिकेट खिलाड़ी जैसे दिखते हो आप, है ना। अभी मैं बताऊंगा, खिलाड़ी का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, है ना। जी सर, जी बहुत सर। बढ़िया। सभी कुछ नए साथी जुड़े हैं, उनको थोड़ा स्वागत कर दीजिए। और अच्छे लाल जी भी आए हैं आज। अच्छे लाल जी, आज नाराज हैं आप? अरे नहीं सर, सर प्रणाम सर, नाराज सर आपसे होगी सर, संभव सर। चलो बढ़िया है ना। अच्छा लगा अच्छे लाल जी आपको? अरे सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो बढ़िया, कल फिर सीखेंगे। कल मैं ना कुछ जो नए चेंजेस हुए हैं, 40-50 क्वेश्चन लेके आऊँगा, ताकि हमारे 27 तारीख को जो एग्जामिनेशन हो रहा है उन साथियों को मदद मिल जाएगा। वैसे 27 तारीख तक हम 100 क्वेश्चन कर लेंगे जो चेंजेस हुए हैं, जिसमें डिजिटल बैंकिंग, आरबीआई मास्टर डायरेक्शन और गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स, ये भी सारा कवर हो जाएगा। और इंटरनल के लिए भी एक सेशन करूंगा, इसलिए 100 क्वेश्चन हम जनरल बैंकिंग का करेंगे, 50 क्वेश्चन इंटरनल बैंकिंग का करेंगे, क्योंकि दो बैंकों के एग्जामिनेशन है, BRKGB और उड़ीसा ग्रामीण बैंक। चलिए फिर मुलाकात करेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।